ओम शांति। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। आज आप सभी भाई बहनों के बीच में हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसे भाई की जो कि अपने इस जीवन के अंदर दुर्भाग्यवश नेत्रहीन है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इस शारीरिक दुर्बलता को अपने जीवन के अंदर खुद को दुर्बल होने नहीं दिया। आप सभी भाई बहनों से हम शेयर करना चाहते हैं कि हमारे ये भाई बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे जूडो के प्लेयर रहे हैं और अपनी पढ़ाई, अपनी बुद्धि, अपने शौर्य के बल पर पूरे विश्व के अंदर 17 से ज़्यादा देशों का भ्रमण कर चुके हैं और उसके साथ साथ हमारे भारत के एक बहुत ही उच्च स्तर के कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करके मेरिट में अपना स्थान प्राप्त करके हमारे ये प्यारे भाई भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर एक बहुत ही उच्च पद के ऊपर अधिकारी के रूप में आज की डेट में बैठे भी हुए हैं। हमारे ये प्यारे भाई जब हमसे मिले और उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते हैं, तो हमारे मन में कुछ इसी प्रकार का भाव आया जो कि आना स्वाभाविक भी था। हमारे को ऐसा लगा कि जो हमारे भाई हैं उनके नेत्र नहीं हैं, तो शायद उनको इस बात का उनके मन के अंदर दुख होगा और इसी चीज़ के ऊपर वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते होंगे, वो जानना चाहते होंगे कि उनके नेत्र क्यों चले गए। पर हम आप सभी भाई बहनों से शेयर करना चाहते हैं कि आप उनकी ऑप्टिमिज्म का लेवल देखिए। उनको अपने जीवन के अंदर इस चीज़ से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि वो नेत्रहीन है, क्योंकि हमारे इन भाई को हमने हमेशा ये कहते हुए सुना है कि भले ही हमारी जो ये 2 नेत्र हैं ये चले गए हैं, पर जब से ये नेत्र गए हैं हमने अपनी दिव्य दृष्टि, अपने तीसरे नेत्र को जागृत करने के लिए बहुत कार्य किया है और अपना जो लौकिक जीवन है जिसके अंदर आज की डेट में बहुत बड़े अधिकारी हैं, अपना एक पद संभालते हैं, उसके अंदर भी समाज कल्याण के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, सरकार के लिए कार्य करते हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारे भाई हैं इन्होंने अपनी आध्यात्मिक उन्नति के ऊपर बहुत कार्य किया। तो भाई हमेशा कहते हैं कि मेरे ये 2 नेत्र भले ही चले गए हों, पर परमात्मा ने मेरे तीसरे नेत्र के अंदर जो ज्योति जगाई है मेरे जीवन के अंदर, उसने मुझे जैसे इस जो मेरे जीवन के अंदर ये एक दुखदाई घटना मेरे साथ हो गई, जो नेत्रहीनता मेरे जीवन के अंदर आई, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव पड़ने नहीं दिया। शायद आज की डेट के अंदर मैं वो सब कुछ मेरे जीवन के अंदर मुझे है जो 2 नेत्रों वाले लोगों के पास भी नहीं होता। तो भाई अपने लौकिक जीवन के अंदर जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन का भी निर्वाह करते हैं। योग तपस्या उनके जीवन के अंदर बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो भाई ने हमारे को अप्रोच किया और उन्होंने हमारे को कहा कि मेरे अंदर बचपन से ही एक बहुत ही गहरा भाव है कि मैं किसी का भी कर्जदार नहीं रहना चाहता। बचपन से ही मुझे ऐसा लगता आया है कि थोड़ा सा भी अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज रह गया तो जैसे मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाएगी। मुझे बिल्कुल भी किसी के कर्जे के अंदर, किसी भी प्रकार के कर्जे के अंदर, सिर्फ पैसों का कर्जा नहीं बट किसी प्रकार के भी एहसान के अंदर उसके तले दबे रहना पसंद नहीं है। मैं किसी का भी कर्जदार नहीं रहना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं इस देह का त्याग करूँ और अपने अगले जीवन की तरफ प्रस्थान करूँ, तो मैं पूरी तरह से रिलीव्ड रहूं, किसी से भी मेरा कोई भी हिसाब किताब ना हो। मैं इसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करता हूं। पर मैं जानना चाहता हूं कि मैं इतना ज़्यादा डरता क्यों इस बात से, ऐसा क्यों है। तो हमारे इन भाई की इसी भाव को देखते हुए उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया। जब इन भाई का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो सबसे पहला दृश्य जो इन भाई ने देखा
वो इन्होंने खुद को एक खुली जगह के ऊपर, एक खुले मैदान के अंदर खुद को देखा। और जैसा कि प्रोसेस होता है, सबसे पहले जगह को आइडेंटिफाई कराया जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति को खुद को आइडेंटिफाई कराया जाता है कि वो कैसे हैं, उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, उनका जेंडर क्या है, ये सब कुछ आइडेंटिफाई कराया जाता है। तो ये भाई ने देखा कि जैसे एक खुला मैदान है, मिट्टी का ग्राउंड है, और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि ये कोई खेत जैसा उनको नज़र आ रहा है जिसके अंदर अभी फसल को बीजा नहीं गया है। जैसे जुताई हो जाती है तो उस प्रकार का उनको एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल खेत उनको जो है नज़र आने लगा। उसके बाद जब उन्होंने खुद को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने देखा कि मैं खुद को एक महिला के रूप में देख पा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की हूँ और यह जो कन्या है, जो लड़की है, उसकी जो उम्र, जब हमने उनसे पूछी कि इनकी आयु कितनी है, तो भाई ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो युवती है, इसकी जो आयु है लगभग 16, 18, 17 कुछ इस प्रकार के 16 से 18 साल की आयु की ये युवती है और यह अभी यहाँ पर खड़ी है, किसी का इंतज़ार कर रही है। काफ़ी देर तक हमारे भाई इस दृश्य के अंदर अटके रहे और हमने उनसे पूछा कि किनका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि अमूमन तौर पर ऐसा होता है कि जब आप खुद को ऐसे किसी दृश्य के अंदर देखते हो तो आपने शायद किसी को मिलने के लिए बुलाया होता है। जनरली जो हमारा अनुभव कहता है कि ऐसे कोई अगर यंग लड़की या यंग लड़का किसी का कहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं तो एक लव स्टोरी का एंगल ज़्यादातर जो है कहानियों के अंदर सामने आता है। पर ये भाई जो हैं ऐसे किसी भी भाव को अनुभव नहीं कर रहे थे। इन्होंने हमारे को कहा कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ अभी, पर कुछ चिंता में हूँ और कुछ एक थोड़ी बहुत मेरे अंदर घबराहट भी है और मैं मिलना नहीं चाहता अभी, मतलब युवती है, मैं मिलना नहीं चाहती हूँ, पर फिर भी मुझे किसी का इंतज़ार है यहाँ पर। तो हमने इनसे कहा कि ठीक है, आप आगे देखिए आपने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए हैं। तो इन्होंने कुछ विवरण दिया कि जैसे मैंने पैरों में पायल पहनी हुई है और एक कोई लंबी फ्रॉक नुमा ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है, माने गांव की ड्रेस ही उन्होंने बताई थी, पर जैसे घाघरा चोली कई बहनें पहनती हैं और कुछ इस प्रकार का मतलब जिसका घेराव वो होता है, बट इट वाज जैसे वन पीस टाइप का कुछ ड्रेस था जो उन्होंने पहना हुआ था और खुद को देख रहे थे। और हमने इनको कहा कि आप देखें इसका जो लड़की है इसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि उनको और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा अमीर घर की लड़की नहीं है, ये बहुत ही मध्यम, बल्कि मध्यम से भी थोड़ा निचले स्तर का जो है मुझे ऐसी भाव आ रही है कि थोड़ी गरीब है ये जो लड़की मैं देख रहा हूँ, जो मैं ही हूँ, गरीबी मुझे ऐसा नज़र आ रही है और मैं जो है किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो बहुत समय के बाद जब इनका इंतज़ार पूरा हुआ तो इन्होंने अचानक से एक दूसरे दृश्य के अंदर ये गए। जब हमने काफ़ी प्रोब किया तो इनको ऐसा नज़र आया कि कोई एक व्यक्ति वहाँ पर आ गया है और वो व्यक्ति बहुत कहीं दूर है और ये उसी का इंतज़ार कर रहे थे। और जब हमने इनको कहा कि ठीक है, तो फिर अगर आप इंतज़ार कर रहे थे जा कर के आप मिलिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा जो है नज़र आ रहा है कि मैं मिलना नहीं है, उसलिए इंतज़ार नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, पर इनका इंतज़ार था, कुछ कार्य है ऐसा जो मुझे करना है, इस वजह से मैं इनका इंतज़ार कर रही थी कि ये जो खेत है ये खेतों के अंदर आए। हमने इनसे ये भी पूछा कि ये खेत किसके हैं, क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो आपके खेत हैं और उसके अंदर ये जो है ट्रेस पासिंग कर रहा है, माने आपके खेतों में घुसाते हैं, कोई ऐसी कोई कहानी तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, खेत मेरे नहीं है, खेत उसका है, उसके खेत में दरअसल मैं खड़ी हूँ। तो हमने पूछा कि आपका इनसे क्या रिश्ता है, क्योंकि वो एक गरीब घर के खुद को देख रहे थे। तो उनसे हमने पूछा कि क्या आप खुद को एक मजदूर के रूप में देख रहे हैं, क्या आप इनके पास काम करते हैं, माने आपका रिश्ता क्या है। तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, मैं खुद को गरीब देख रहा हूँ, गरीब कन्या के रूप में देख रहा हूँ, लेकिन इससे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। और अचानक से उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखना शुरू किया जिसके अंदर उनको ऐसा आभास होने लगा कि जैसे उनके पास एक बंदूक उनको नजर आने लगी। यह बंदूक को पहले उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया था। आपसे शेयर करना चाहते हैं, ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे जब आप PLR के अंदर जाते हैं, धीरे धीरे दृश्य क्लियर होते हैं, धीरे धीरे चीज़ों की समझ आने लगती है, क्योंकि पहले तो हमारा जो माइंड होता है वो कन्विंस्ड ही नहीं होता कि हम जा भी पाएंगे।
पर जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आपको नजर आने लगता है, थोड़ी थोड़ी स्मृति आने लगती है, तो शुरू में चीजें कम दिखाई देती हैं, पर जैसे जैसे सेशन बढ़ता है, आगे प्रोग्रेस करता है, दृश्य क्लियर और क्लियर होते जाते हैं, और डिटेल में आपको टचिंग्स आने लग जाती है, और डिटेल्स में आपको यादें वापस आने लग जाती हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही लंबी 2 बैरल गन इनको अपने सामने अपने पास दिखाई दी, जिसको दुनाली बोलते हैं। इनको दिखाई दी कि इनके पास है, और अमूमन तौर पर जो दुनालियाँ होती हैं, जो ये वाली गन्स होती हैं, इनके अंदर जो राउंड डलता है वो छर्रे वाले राउंड डलते हैं। माने कि जब आप शूट करते हैं तो एक सिंगल बुलेट उसके अंदर से नहीं निकलती है, बट कुछ उसके अंदर ऐसा राउंड होता है, शायद उसको LG का राउंड बोलते हैं, वो उनके अंदर डलता है। जब भी आप दुनाली को शूट करते हैं, फायर करते हैं, तो कुछ ऐसा होता है कि जो उसके एक राउंड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छर्रे होते हैं, वो फट करके निकलते हैं और सामने वाला व्यक्ति को डैमेज पहुंचाते हैं। तो हमने इनको कहा कि ये व्यक्ति यहाँ पर आ गए हैं, आप इनको जानते नहीं हैं, आप इनके पास काम भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा अंदेशा हो गया था कि ये इनको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमने इनसे पूछा कि ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, क्या इसके प्रति आपके अंदर गुस्से का भाव आपको लग रहा है? क्या आप गुस्से में ऐसा कुछ करना चाह रहे हो? क्या इसने कुछ किया है? क्योंकि ऐसा भी होता था, जैसे कि माने ये भी एक बहुत ही दुखदाई एक एस्पेक्ट रहा है कम्युनिटीज़ का, मतलब पूरी दुनिया के अंदर, कि जो शक्तिशाली होते हैं वो क्या करते हैं कि जो गरीब इंसान होते हैं, जो उनसे निचले स्तर के होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि वो अपने शक्ति के गुरूर के अंदर चूर हो जाते हैं और वो लोगों का शोषण करते हैं। तो कुछ हमारे मन में ऐसा भाव आ रहा था, और हमने इनसे ये एक्सप्लोर करने का कोशिश किया कि क्या ऐसा कुछ है कि इन्होंने क्या शोषण किया है आपका, या माने क्या ये कोई बुरे इंसान है, गुस्सा आ रहा है आपको इनके ऊपर, इन्होंने शोषण किया है आपका? तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरा कोई शोषण नहीं किया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो क्या ये किसी और का शोषण करते हैं? उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, और मेरे मन में इनको लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी गुस्सा नहीं है, बल्कि मेरे मन के अंदर तो दुख है। तो हम बहुत ही ज़्यादा असमंजस में पड़ गए कि ना तो आपका उनसे कोई रिश्ता, और यह व्यक्ति जो सामने है कि ये कोई बुरा व्यक्ति भी नहीं है, और जो बंदूक है और आप जो यहाँ पर हो इस बंदूक के साथ, हमें क्लियर इंडिकेशन ये आ रहा है कि ये बंदूक जो है आप इसी के लिए लेकर के आए हो। तो ऐसा क्या है, आप ऐसा माने क्या करने के लिए आए? तो उन्होंने बोला कि जो मुझे नज़र आ रहा है, मैं इनको मारने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ, पर मुझे बहुत दुख है, मैं ये करना नहीं चाहता। और जैसा कि जो लोग थोड़ा गन्स वगैरह की नॉलेज रखते हैं, वो उनको ये भी पता होगा कि जो ये इस तरह की जो गन्स होती हैं, जिसके अंदर से छर्रे फट करके निकलते हैं, शॉर्ट गन होती है, जो लॉन्ग बैरल वाली जो गन्स होती हैं, इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो LG के राउंड वाली गन्स होती हैं, कि ये जो इनकी जो बुलेट्स होती हैं, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं बहुत दूर कोई व्यक्ति खड़ा है तो आप उसको अपनी मतलब क्षति पहुंचा सकते हैं, आप उनको मार सकते हैं। इन गन से अगर आपको क्षति पहुंचानी है तो आपको बहुत पास जाकर के जो है फायर करना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छर्रे सामने वाले व्यक्ति को लगें और उनका जो है नुकसान हो। तो इन्होंने बताया कि जो मैं हूँ, मैं इनके मतलब पास बढ़ रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि इसको शक हो जाए इस व्यक्ति को। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं ये करना नहीं चाहती हूँ, पर इसको मारना तो पड़ेगा। तो दृश्य के अंदर वो आगे बढ़ने लगे, और आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने कहा कि मैं रुक गया हूं, माने जो युवती है वो रुक गई है, और अभी वो इतने क्लोज रेंज में नहीं पहुंची है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति की प्राणों को हानि हो जाए, या एविडेंटली बहुत क्लोज शॉट नहीं लेना चाह रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे खुद को मैं रोक रहा हूँ, ये जो युवती है खुद को रोक रही है, बार बार इसके मन के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है कि मुझे नहीं मारना चाहिए, पर एक दूसरा उसका पर्सनालिटी कह रहा है कि नहीं, तुम्हारे को मारना पड़ेगा। तो ऐसे एक द्वंद्व के अंदर ये युवती जो है वो फंसी हुई है। तो मैं खुद को कुछ इस प्रकार से देख रहा हूं, पर अभी मुझे मारना भी है, पर मैं उतना पास जाकर के नहीं मारना चाहती है। तो ये कह रही कि ये ऐसे कन्विंस होगी है कि मैं गोली चलाऊंगी भी, पर फिर भी उसकी जान ना जाए, मतलब जो मैं कार्य करने के लिए आई हूँ वो भी पूरी हो जाए, पर फिर भी जान ना जाए। तो जो उनकी दोनों पर्सनैलिटीज़ हैं कि मारना भी है पर नुकसान भी ना हो, उस चीज़ को वो पूर्ति कर लें, इसके लिए वो थोड़े दूर ही रुक गई हैं। और वहाँ से खड़े होकर के इन्होंने देखा कि जैसे इनको स्मृति आई कि अभी यहाँ पे रुक गए हैं, इन्होंने अपनी उस गन को, जो लॉन्ग बैरल इनकी गन थी, दुनाली थी, इसको उठाया
और उनका जैसे कि निशाना लिया, अपर बॉडी का निशाना लिया और इन्होंने फायर किया। और जैसे ही इनका फायर हुआ, वहां से सामने वाले व्यक्ति को जैसे जो छर्रे हैं वो जाकर के लगे और उनके तेज चिल्लाने की उनको आवाज आई। और दुनारी के अंदर हालांकि 2 इनके पास राउंड्स थे, और अगर वाकई में ये उनको मारना चाहती तो एक राउंड का जैसे ही फायर हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि इनको ब्लड भी स्प्लैटर होता हुआ नजर आया था, कि खून भी जैसे छींटे से हवा में उड़े। और ये पास जाकर के, क्योंकि जैसे उनको गोली लगी तो कुछ ऐसा हुआ कि वो निढाल सा हो गया व्यक्ति, तो अगर वाकई में उनको मारना चाहते होते तो पास जाकर के उनको दूसरा शॉट मार करके उनको समाप्त कर सकते थे। पर इन्होंने देखा कि इन्होंने एक उनके ऊपर राउंड का फायर किया, उस व्यक्ति का कुछ खून निकला और वो गिर गया और ये वहां से फिर भाग गए। और कुछ एक ऐसा सीन हुआ कि क्योंकि जैसे आजकल तो हम लोग शहरों के अंदर रहते हैं या गांव के अंदर भी अब जनसंख्या भी इतनी बढ़ गई है कि माने कुछ ऐसा होता है कि लोग बहुत पास पास रहते हैं, और अगर कोई ऐसा कुछ करे तो कैमरास भी हैं आजकल, तो कैसे ना कैसे व्यक्ति जो है वो पकड़ा जाता है और या कोई ना कोई उनको देख लेता है। पर पहले के समय में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भी कम हुआ करती थी, तो कुछ ऐसा इन्होंने दृश्य अपना देखा कि इन्होंने गोली मार दी और गोली मार करके वहां से भाग गए। और पूरे गांव के अंदर कभी भी ये पता नहीं लगा कि यही वो कन्या थे जिन्होंने उनको गोली मार दी। बिल्कुल जो अगला दृश्य इन्होंने देखा कि भाग करके ये किसी व्यक्ति के पास गए हैं। व्यक्ति को बहुत ही गुस्से के अंदर जा करके आत्मग्लानि का कह रहे थे, मेरे अंदर भाव है बहुत ज्यादा कि मैंने बहुत गलत कर दिया है, क्योंकि इनको एक्चुअली में पता नहीं था कि वो आदमी मर गया है या बच गया है, ये तो गोली मार करके भाग गए थे। तो उनको अपने अंदर आत्मग्लानि का भाव है कि मुझे गोली मारी, तो ये बहुत ही इन्होंने खुद को गुस्से में देखा और आत्मग्लानि के भाव में देखा, और आ करके जैसे इन्होंने उस बंदूक को किसी व्यक्ति के पास आकर के पटक दिया और कहा कि जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया है, अब तुम्हारा और हमारा हिसाब बराबर। तो हमने पूछा कि आप जो है किस व्यक्ति के पास आए हैं, तो दृश्य के अंदर इनको ऐसा कुछ नजर आया कि जिस व्यक्ति के पास ये आए थे वो कोई बहुत ही एक साहूकार टाइप का व्यक्ति था। और साहूकार जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का और इस व्यक्ति का शायद किसी चीज को लेकर के कोई डिस्प्यूट था, और ऐसा हमारे को टचिंग आ रही थी, ऐसी भाव आ रहा था हमारे को सेशन करने के दौरान कि शायद जिस जमीन पर उस व्यक्ति को गोली मारी गई थी, उस जमीन को लेकर के ही इन 2 जमींदारों के बीच में 2 पावरफुल लोग, वो भी कोई रिच व्यक्ति था, यानी वो भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो थोड़ा समर्थ था, जिसके पास जो है उसके पास अपनी जमीन थी, और ये वाला जो व्यक्ति था ये थोड़ा ज्यादा समर्थ था और शायद ये जमीन हथियाना चाहते थे, ऐसा कुछ स्टोरी था दोनों के बीच में। और वो ये चाहते थे कि वो जो व्यक्ति है उसको बीच में से ही हटा दिया जाए, क्योंकि शायद वो मान नहीं रहे थे इनको अपनी ज़मीन बेचने के लिए। ऐसा कुछ स्टोरी जो है सामने आया था, जो कि इस लड़की को पता था कि ऐसा कुछ है, पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जैसा कि ये बता रहे थे। और यह जो साहूकार व्यक्ति था, इस साहूकार व्यक्ति से इस लड़की के परिवार ने, इनके पिता ने एक बहुत ही मोटा कर्जा लिया हुआ था, और उस कर्जे के अंदर ये लोग दबे हुए थे। और यह साहूकार व्यक्ति जो है इनके पूरे परिवार को काफ़ी परेशान करते थे कर्जे को लेकर के, क्योंकि ये लोग कर्जे में दबे हुए थे। हालांकि इनका कर्जा अपना नहीं था, इनके पिता का कर्जा था, पर इनके परिवार में कोई इनके भाई भी नहीं थे। घर में ये शायद अकेली लड़की थी या लड़कियों का ही परिवार था, बेटियां थी उस पिता की। तो अपने पिता का कर्जा उतारने के लिए इन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, पर आप मेरे पिताजी को अब आप हरास ना करें। तो इस व्यक्ति ने इनको ये सामने ऑफर रखा था कि ठीक है, मैं ऐसे एक व्यक्ति को मारना चाहता हूं, पर लेकिन मेरा नाम वहां पे नहीं आना चाहिए। तो अगर तुम मेरा कार्य करते हो, मैं अपने हाथ से बंदूक नहीं चलाना चाहता, अगर तुम बंदूक चलाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे पूरे जो घर है, जो तुम्हारा परिवार है, इसको कर्जे को मैं मुक्त करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे पिताजी को मैं अकेला छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो पिताजी की और जो उनके पूरे परिवार की जो इनको स्थिति भी जो उनको समझ में आ रही थी, एक बहुत ही दरिद्री और एक परेशानी वाला माहौल, जिसके अंदर पूरा परेशान, पूरा जो परिवार है बहुत ज़्यादा दुखी
रहता होता था। तो इस बच्ची ने, इस भाई ने, जो उस जीवन में एक युवती थे, एक बच्ची थे, अपने पूरे परिवार को दुख से उबारने के लिए एक गलत डिसीजन ले लिया था, जिसके अंदर उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना कोई कार्मिक अकाउंट न होने के बावजूद भी उनको एक ऐसा दुख दे दिया, एक ऐसी चोट पहुंचा दी, जिसको सामने वाले व्यक्ति ने अपने पूरी जीवन भर झेला। अपने अगले दृश्य के अंदर इन्होंने देखा कि गांव के अंदर जो है बात फैल गई थी कि किसी ने उस फलाने व्यक्ति को जो है गोली मार दी है। पता तो लगा नहीं था। तो जैसे सभी गांव वाले हालचाल लेने के लिए उनके घर जाते थे, उसी प्रकार से, उसी बहाने से कि गांव में किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, मैं भी गांव के रहने वाली हूं, मैं हालचाल लेने के लिए आई हूं, किसी को नहीं बताया इन्होंने कि वो गोली मारने वाली लड़की मैं ही हूं या वो व्यक्ति मैं ही हूं। उस बहाने से उस व्यक्ति के घर में ये उनको मिलने के लिए गए, तो उनको देखा कि जो जब इन्होंने गोली मारी थी, जो गोली के जो छर्रे हैं, एक या दो छर्रे ही उनकी एक आंख के अंदर, शायद लेफ्ट आंख, बाईं आंख के अंदर जाकर के लगे थे, उसके आसपास लगे थे। वो भी आंख के बीच में नहीं घुसे थे, बट नीचे कहीं पर ऐसा कुछ डैमेज हो गया था, जिससे उनकी एक आंख के अंदर जो है इन्फेक्शन हो गया था और एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। तो इन्होंने कुछ ऐसा देखा था कि वो जो एक आंख, उस व्यक्ति की एक आंख के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वो व्यक्ति दूसरी आंख से देख सकता था। पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले के समय के अंदर, अभी हम पिछले कुछ समय की बात कर रहे हैं, वैसे तो आयुर्वेद और बहुत सारी विद्याएं हमारे देश के अंदर एग्जिस्ट करती थी, पर ये वो समय था जिसके अंदर हमारे देश की, जैसे आपने सभी लोग ये जानते हैं कि बहुत समय से हमारे भारतवर्ष ने आक्रमणकारियों के आक्रमण को झेला है। और बिल्कुल लास्ट जो आक्रमणकारी हैं, जो अंग्रेज़ी हुकूमत हमारे भारतवर्ष के अंदर रही हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर ये कार्य किया कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा आयुर्वेद है, और भी जो हमारे वेद हैं, जो एक मेडिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, उनका बहुत ज़्यादा विनाश करने का इन लोगों ने कार्य हमारे भारतवर्ष के अंदर किया। तो कुछ ये ऐसा समय था, एक ऐसा समय था जिसके अंदर अभी ये कुछ ऐसा है कि शायद वो नॉलेज भी एग्जिस्ट नहीं करती है, और अभी मेडिकल, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो भी कोई इतना ज़्यादा ग्रो नहीं की हुई थी। तो वो जो व्यक्ति हैं जिनके आँख में गोली लगी थी, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया था। उनकी एक आंख तो गोली लगते ही खत्म हो गई थी, और कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे वो इन्फेक्शन उनकी दूसरी आंख में भी पहुंच गया था, और दूसरी आंख भी उनकी पूरी तरह से खराब हो गई थी। और इन्होंने बताया कि पहले तो मैंने उसको गोली मारी, उस दुख को मैंने झेला, और उसके बाद उस व्यक्ति की एक आंख के बाद दूसरी आंख खराब होते हुए भी स्टेप बाय स्टेप मैंने उस चीज़ को देखा। क्योंकि जब ये उनसे मिलने के लिए गए थे, इन्होंने कुछ इस प्रकार की वाकफियत, कुछ इस प्रकार का परिचय उनसे बना लिया था कि ये उनकी सेवा करने लग गए थे बहाने से, कि जैसे ही वो आदमी, मुझे सेवा करना पसंद है, ये जो भाई हैं, जो बाबा हैं, इनके साथ ऐसा हो गया, तो सेवा करने लग गए थे। तो इन्होंने अपनी आंखों से उनकी दूसरी आंख को भी जाते हुए देखा, कैसे इन्फेक्शन पहले एक आंख में था, फिर वो धीरे धीरे दूसरी आंख में क्रीप इन कर गया, और जब तक वो जो घाव है वो भरा और वो जो इन्फेक्शन उनका ठीक हुआ, हालांकि उनके ब्रेन में और बाकी सब जगह पे तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, पर फिर भी उस व्यक्ति की दोनों आंखें चली गई, और लगभग 1-1.5 महीने के अंदर उनकी दोनों आंखें चली गई थी। पर पूरे जीवन भर इन्होंने उस व्यक्ति की किसी ना किसी रूप के अंदर सेवा करी। इनके अंदर आत्मग्लानि बहुत ज़्यादा थी। वो उनसे काफ़ी उम्र में बड़े थे, कई वर्षों तक जब इन्होंने उनकी सेवा करी, उसके बाद फिर इन्होंने दृश्य देखा कि उन्होंने फिर अपने प्राण भी त्याग दिए थे। आप सभी भाई बहनों से हम एक बात और शेयर करना चाहते हैं कि जब भाई अपने ट्रांस में से बाहर आए थे, तब इस भाई ने हमारे को ये बताया कि भाई जी, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि अपने जन्म से हम नेत्रहीन नहीं हैं, हमारे पास नेत्रों का वरदान था। पर जब वो शायद 8वीं 9वीं कक्षा में थे, ऐसा जो हमारे को उन्होंने बताया था, उस समय में उनकी एक आंख के अंदर एक इन्फेक्शन हुआ था। पहले धीरे धीरे उनकी एक आंख की ज्योति गई, और फिर धीरे धीरे वह इन्फेक्शन जो है उनकी दूसरी आंख के अंदर पहुंच गया था, और उनकी दूसरी आंख की ज्योति भी चली गई थी। तो भाई ने हमारे को बताया था अभी ट्रांस से बाहर आने के बाद
कि भाई मेरी आंखों की ज्योति भी तो ऐसे ही गई इस जीवन के अंदर। हालांकि मुझे किसी ने गोली नहीं मारी, किसी ने चोट नहीं पहुंचाई, पर जो प्रकृति है, प्रकृति और जो कर्मा है, वो अपने आप बहाना ढूंढ लेता है उस चीज को वापस पहुंचाने का। ये मैं आज समझ गया हूं। और उनको ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि ये जो कर्जे में वो नहीं रहना चाहती, ये जो भाव उनके मन के अंदर है, पूरे बचपन से उनके मन के अंदर ये भाव है, ये क्यों है? क्योंकि उस कर्जे के चलते हुए ही उनसे वो अनहोनी हो गई थी और पूरा जीवन उन्होंने आत्मग्लानि के अंदर काटा था। और आज भी, आज के जीवन के अंदर भी देखे, कर्मा ने उनको उसका प्रतिफल भी दिया। पर क्योंकि कर्मा बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होता है, वो भाव समझता है, बहुत सारी चीजें अपने आप कैलकुलेट होती हैं सृष्टि के अंदर, तो फिर भी नेत्र चले जाना भी उनका एक पार्ट था, उनके साथ जो होना था। पर फिर भी उनकी जो आत्मिक दृष्टि है उसको वो कैसे जगाएं, ऊंचाइयों को फिर भी वो कैसे छुएं, फिर भी कैसा वो जीवन जिएं जिससे इसका उनके जीवन में फर्क ना पड़े, इसका मार्ग भी कर्मा ने उनके लिए बनाया, ऐसी बुद्धि उनको दी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा था कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गोली मार दी थी, आज उनके जीवन के अंदर वो व्यक्ति उनके मित्र हैं, नोएडा के रहने वाले हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और ये दोनों बचपन से ही बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। इसके साथ साथ आप सभी भाई बहनों से हम एक बात और शेयर करना चाहते हैं। जब इन्होंने ये दृश्य देख लिया था कि इन्होंने उनको चोट पहुंचाई और उसमें फिर इन्होंने सेवा भी करी, तब भी हम थोड़े संतुष्ट कम थे। हम फिर भी जानना चाहते थे कि आपको जो इतनी तेज बुद्धि का वरदान मिला है परमात्मा से, जो इतनी ज्यादा तेज बुद्धि, इतने ज्यादा आप टैलेंटेड है, इतने ज्यादा वैभव आपको इस जीवन के अंदर मिला है, इसका केवल कारण ये तो नहीं हो सकता कि आपने उस व्यक्ति की सेवा करी थी। क्योंकि जो सेवा आप कर रहे हैं वो तो आप आत्मग्लानि में कर रहे हैं, वो कोई आप समाज कल्याण तो कर नहीं रहे हैं। तो आपको जो दिव्य दृष्टि मिली है उसका और भी कोई कारण तो जरूर होना चाहिए। तो जब इस भाई ने अपना ये जो गोली वाला जो जीवन है, ये वाला जीवन जब इन्होंने देख लिया था, तो हमने इस बात को, इस फैक्ट को, इस इमोशन को और ज्यादा इनके साथ प्रोब किया। और ऐसा प्रोब करने के बाद ये जो हमारे भाई हैं, इन्होंने अपना एक दूसरा जीवन भी देखना शुरू कर दिया था। अपना दूसरा जीवन जब इन्होंने देखना शुरू किया तो इन्होंने अपने जीवन के अंदर खुद को एक पुरुष के शरीर के अंदर देखा, पुरुष के शरीर के अंदर देखा। और इन्होंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा हलचल में हूँ, बहुत ज़्यादा मैं जो है परेशान खुद को देख रहा हूँ। मैं एक पुरुष हूँ और मैं खुद को बहुत ज़्यादा परेशान देख रहा हूँ, और कुछ बहुत ही ज़्यादा अनहोनी हो गई है, ऐसी एक घटना कुछ घटित हो गई और मैं बहुत ज़्यादा हलचल में हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी मुझे क्या करना है, ऐसा कुछ हो गया है। तो हमने इनको थोड़ा और प्रोब किया। हमने इनको कहा कि आप थोड़ा आगे देखिए कि ऐसा क्या हुआ है, क्या आपसे कुछ हो गया है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझसे नहीं हुआ है, पर मेरे साथ शायद कुछ हुआ है, या मेरे साथ के जो और लोग हैं उनके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है जिसकी वजह से मेरी ऐसी स्थिति है, मेरी ऐसी मनोस्थिति है। थोड़ा ज़्यादा प्रोब करने के बाद इनके मन से अचानक से निकला कि भाई जी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो सन है ये 1919 का समय चल रहा है। और थोड़े समय बाद इनको ऐसा याद आ गया कि ये जिस घटना को लेकर के परेशान हैं, वह घटना जलियांवाला बाग का हत्याकांड है, जिसके अंदर क्रूर आक्रमणकारी, क्रूर वो लोग जिन्होंने हमारे देश को अधीन कर लिया था, भारत मां को बेड़ियों के अंदर जकड़ लिया था, उन्हीं के एक दुर्दांत सेनापति, एक जनरल जिसका नाम जनरल डायर है, जिसने एक और क्रूर अपने सीनियर अफसर के हुक्म पर हजारों
भारतीयों की जान ले ली थी, जिस व्यक्ति के हुक्म के अनुसार आदेश पर उसने जान ली थी, आप जानते होंगे उसका नाम है माइकल ओ ड्वायर। माइकल ओ ड्वायर के कहने पर जनरल डायर ने हजारों भारतीयों की जान ले ली थी जलियांवाला बाग के अंदर, जो कि वहां पर एक प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। सब लोग वहां पर बैठे हुए थे, एक डिस्कशन चल रही थी, एक मीटिंग कॉल की गई थी, और उस समय पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर धारा 144 लगी हुई थी, जिसका बहाना लेकर के अंधाधुंध गोलियां छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों के ऊपर चलाई गई थी, जिसके अंदर हजारों निर्दोष भारतीयों की जान चली गई थी। ना जाने कितने हजार राउंड वहां पे फायर हुए थे, हालांकि हमारे को बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर तो अभी ज्ञात नहीं है, पर राउंड्स हजारों में थे। और जो लोग वीर गति को प्राप्त हुए, जिनकी मृत्यु हुई थी, उनकी संख्या भी हजारों में थी। कितने लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी इस जलियांवाला बाग के अंदर। अगर किसी ने विजिट किया हो तो आपको पता होगा कि वहां पर एक कुआं है। गोलियों से बचने के लिए कितने भाई बहनों ने कुएं के अंदर छलांग लगा दी, पर ऊपर से इतने सारे लोग कुएं के अंदर गिरने लगे कि जो लोग कुएं के अंदर भी, जिन लोगों ने छलांग लगाई, वो डूबने से, दम घुटने से, हड्डियां टूटने से मर गए। आज भी जलियांवाला बाग जो अमृतसर के अंदर है, उन गोलियों की, उस हत्या की गवाही देता है। और जहां तक हमारे को पता है कि आज भी जो ब्रिटिश संसद है, उसने इस हत्याकांड की माफी नहीं मांगी है। जो कि अगर मांग ली है तो ठीक है, पर आज भी जो हमारे को, जितनी हमारे को नॉलेज है, आज भी उनसे माफी जो है वो पेंडिंग है। तो बहरहाल जब भाई ने बताया कि वो इस हत्याकांड को लेकर के बहुत ज्यादा विचलित हैं, तो हमारे को ऐसा भाव आने लगा कि कहीं ये वीर शहीद उधम सिंह तो नहीं है। क्या मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उधम सिंह का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का? क्या मैंने उधम सिंह को ढूंढ लिया, एक वीर क्रांतिकारी को ढूंढ लिया है? तो जैसे उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा था, मैं अपने अंदर खुशी को बहुत ज्यादा उस समय अनुभव कर रहा था। आंखों से थोड़ी अश्रु की धारा बहने लग गई थी। एक बहुत ज्यादा उत्साह मेरे मन में उत्पन्न हुआ। हालांकि वो जो दृश्य बता रहे थे, उस दृश्य को लेकर करके एक क्रोध भी मन में था, दुख भी मन में था, और एक बदले का भाव जैसे हमारे अंदर भी उत्पन्न हो रहा था। पर जब अपने जीवन के अंदर जिन हीरोज को देख करके हम बड़े हुए और जिनके जैसा हम अपने जीवन के अंदर बनना चाहते थे, माने हमारे आइडियल रहे हैं शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, राजगुरु, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, और कितने ही अशफाक उल्लाह खान, और कितने ऐसे राम प्रसाद बिस्मिल जी, रोशन लाल जी, कितने सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो हमारे आइडियल रहे हैं बचपन से। रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह महाराज, कितने सारे ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर और वीरांगनाएं हमारे देश के अंदर पैदा हुए, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो हमारे मन में हम एक उत्साह भी था कि ऐसे एक वीर को शायद हम अपने सामने लेटा हुआ देख रहे हैं। तो भाई से जब हमने पूछा उनकी उम्र के बारे में और थोड़ा और कुछ उनसे डेटा हमने कलेक्ट करने का प्रयास किया, तो कुछ ऐसा पता लगा कि जब ये हत्याकांड हुआ तो इन भाई की जो उम्र है वो लगभग 40 साल की थी। पर इस हत्याकांड के समय पे शहीद उधम सिंह काफी कम उम्र के थे, तो एक हमारा थोड़ा सा उत्साह कम हुआ। पर जो भाई का जोश था, जो इमोशन था, वो किसी क्रांतिकारी का इमोशन ही हो सकता था। भाई ने हमारे को बोला कि जो ये हत्याकांड हो गया है, मैं इस आक्रमणकारी से, अंग्रेजों से इसका बदला जरूर लूंगा। तो हमारे मन में फिर भी उत्साह बना रहा। हालांकि हम समझ गए थे कि शहीद उधम सिंह तो नहीं है, पर हो सकता है उनके कोई साथी रहे। तो हमने उनसे और उनको प्रोब करना स्टार्ट किया, जानकारी उनसे एकत्रित करने का हमने प्रयास अपना शुरू किया। तो भाई ने हमारे को ऐसा बताया कि जब ये हत्याकांड हुआ तो इस जो जलियांवाला बाग का जो किस्सा हुआ, उसके अंदर उनकी 2 बेटियां थी। ये विवाहित थे, इनकी 2 बेटियां थी। जो 2 बेटियां
वहां पर उस जगह को मतलब उसको अटेंड करने के लिए गई हुई थी। हालांकि वो प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए नहीं गई हुई थी, पर ये खुद दिल्ली के पास किसी गांव में उस समय रहते होते थे और अमृतसर में इन्हीं के अपने एक भाई का घर था। इनकी दो बेटियां अपने भाई के घर अमृतसर में रहने के लिए गई हुई थी और क्योंकि वहां पर ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था तो इनके अपने भाई, इनकी भाभी, उनके बच्चे और ये दो बेटियां भी जलियांवाला बाग उस प्रोटेस्ट के अंदर भाग लेने के लिए चले गए थे। और जैसे बच्चे जाते हैं तो घूमने के लिए भी एक चले गए थे, क्योंकि तब तो वैसे भी गुलामी का समय था, तो प्रोटेस्ट भी चल रही है तो भी चलो वो घूमने का बहाना हो गया। तो बच्चियां जो हैं परिवार के साथ वहां घूमने के लिए गई हुई थी और प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए भी गई हुई थी। और जब ये दुखदाई घटना हो गई तो उसमें इनके एक पूरा जो परिवार है, इनके वंश का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, जैसे वो इनके जीवन से डिलीट हो गया था। बच्चियों की भी मृत्यु हुई, बच्चियों को भी खोया, भाई को भी खोया, भाभी को भी खोया, भतीजे भतीजियों को भी खोया। तो उसका एक बहुत ज्यादा आक्रोश इनके अंदर जो था, जिसकी वजह से वो बदला लेना चाहते थे। तो भाई से हमने पूछा कि फिर आपने कैसे बदला लिया, क्या आप किसी क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, उतनी हिम्मत तो नहीं है कि सामने से मैं एक्शन में आ जाऊं, पर हां मैं सहयोग बहुत ज्यादा करता हूं। तो हमने भाई से पूछा कि क्या सहयोग करते हैं? तो उन्होंने बोला कि जो है मैं बहुत ही एक अमीर आदमी हूं, लगभग मेरे पास 150 बीघा जमीन है और मेरी बहुत बड़ी डेयरी है। तो जब भी क्रांतिकारी हमारे इस तरफ आते हैं, क्योंकि जो क्रांतिकारियों की जो पूरी टीम है, मैं पूरी तरह से इन लोगों के टच में रहता हूं। गदर पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ मेरा बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ रिश्ता है। इसके पहले भी उनका रिश्ता था, ऐसा नहीं कि इस कांड के बाद हुआ, पहले से वो उनके साथ थोड़े एंगेज थे, उनके सहयोगी थे। पर जब ये हो गया तो फिर क्या, एक आक्रोश, एक ज्वाला अंदर प्रज्वलित भी हो जाती है। तो माने कुछ उन्होंने ऐसा बोला कि जो गरम दल के जो लोग हैं उनके साथ वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, उनका जो उन्होंने पूरा जीवन भर जो है उन्होंने सहयोग किया है। और उन्होंने ऐसा दिखाया कि उस दिन शपथ लेने के बाद जितनी भी क्रांतिकारी उसके बाद रहे, उनको मैंने अपने यहाँ से दूध, घी, मक्खन, दही, इसकी सेवा जितनी हो सकती थी हमेशा किया। जब भी क्रांतिकारी एक्शन में होते और उनको अंग्रेजों की पुलिस, अंग्रेजों के अंदर काम कर रही है भारतीयों की पुलिस भी ढूंढ रही होती, क्योंकि ये भी एक बहुत ही विडंबना है, अंग्रेज भारत में आए, हम लोगों की मदद से ही हम लोगों के ऊपर शासन किया। बहुत ही ज़्यादा दुख होता है इस बात के बारे में सोच करके कि अपने लोगों ने ही कहीं ना कहीं, खैर मजबूरियां भी थी क्योंकि उन्होंने सब कुछ छीन लिया था, सबके मुंह से रोटी छीन ली। तो जब भूखमरी हो जाएगी और होगा नहीं तो किसी एक को जब निवाला मिलेगा तो वो झपट करके उस निवाले को छीनेगा, नौकरियां लेगा। तो जब पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे पड़ जाती थी या वो कहीं पे एक्शन करते थे और उनको छुपने के लिए जगह चाहिए होती थी, तो इनका इतना इन्फ्लुएंस था, इनकी इतनी प्रॉपर्टीज थी, इतनी जायदादें थी कि जगह जगह पर इन्होंने क्रांतिकारियों के छुपने के लिए अड्डे बनाए हुए थे और इनकी अपनी डेयरियां कई जगह चलती थी। इन्होंने बताया आजीवन क्रांतिकारियों का मैंने सहयोग किया, जब तक जितने भी क्रांतिकारी मेरे आसपास मेरे संबंध संपर्क में रहते थे, अगर वो मेरी डेयरी पे नहीं भी हैं तो दूध, घी, दही, मक्खन की सेवा का जिम्मा मैंने उठा करके रखा। तो हमने उनसे पूछा कि ये सब तो उन्होंने गोलियां चला दी, तो ये भी तो एग्रेसिव हैं, थोड़ा छेड़ने के लिए उनसे पूछा कि ये भी तो गोलियां चलाते हैं, ये भी तो बम चलाते हैं आगे जा करके। जैसे भगत सिंह ने, शहीद भगत सिंह ने भी अपनी बात सुनाने के लिए फोड़ दिया था ना असेंबली के अंदर बम, हालांकि उसमें शार्पनेल्स नहीं थे, पर आवाज़ सुनाने के लिए कर दिया था ना धमाका। तो ये भी तो करते हैं सब कुछ, तो क्यों सहयोग करते हो? तो उन्होंने बोला कि जो देश के लिए लड़ेगा हम तो उसका सहयोग करेंगे। मेरी उम्र ऐसी नहीं है, मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं खुद जाकर के एक्शन करूं, पर बदले का भाव मेरे मन में भी है, इनको हम अपने देश से खदेड़ करके रहेंगे। तो भाई ने ये जो दृश्य देखा उसके अंदर इनको ऐसा नजर आया कि आजीवन क्रांतिकारियों के ये सहयोगी रहे, उनको स्थान का इन्होंने सहयोग दिया, उनको खाने पीने का इन्होंने सहयोग दिया और भी
जैसे क्रांतिकारियों को जब उनके जो एक्शंस होते हैं उसको करने के लिए धन की भी काफ़ी आवश्यकता होती थी। चाहे कहीं पे रहना है, कहीं पर छुप करके रहना है, जगह जगह पर जगह किराए पे लेनी होती है, या अगर बम ही मैन्युफैक्चर करने उसके मटेरियल के लिए खर्चा होता है, बंदूकें चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, गोलियां चाहिए, और भी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट जो है चाहिए होता है, आना जाना करना है, सब चीज़ों में खर्चा होता है। तो अपना आजीवन इन्होंने जो है पूरा देश की सेवा के अंदर अपना जीवन व्यतीत किया। हालांकि जो उनका पार्ट है वो गुप्त रहा, क्योंकि जो हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी वो डिज़र्व भी करते हैं और वो चमकते भी हैं। पर हमारे देश के अंदर ऐसे कितने लोग रहे हैं जिन्होंने एक्शन से बाहर रह करके भी ऐसा सपोर्ट का सिस्टम क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से क्रांति सक्सेसफुल हुई और हमारे जो वीरों के बलिदान हैं वो ज़ाया नहीं हुए, और फाइनली हमारे को 1947 के अंदर जो है हमारे को आज़ादी मिली, जिसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी निभाई थी, जिनका हमेशा से अपने जीवन में संकल्प था कि भारतवासियों की अपनी सेना होनी चाहिए। तो बहरहाल आज का जो हमारा ये किस्सा है इसको समाप्त करते हैं। तो जो इन्होंने जो ये दृश्य देखा, इतना ज़्यादा सहयोग, मात्र अपनी माता के लिए, भारत माता के लिए इनके अंदर मन के अंदर प्रेम, और भारत माँ को बेड़ियों से छुड़ा देने के लिए जो इनका संकल्प था, हमें उस समय जैसे परमात्मा ने ही एक टचिंग दिया, एक भाव दिया कि ऐसे व्यक्ति को तो पूरे विश्व की राजाई मिल जाए, ये वो चीज़ डिजर्व करते हैं। इनका पिलाया हुआ दूध का एक एक कतरा जो भारत माँ की सेवा के अंदर सफल हुआ, हम अपने भाई के लिए दुआ करते हैं कि हमारे भाई को उसका रिटर्न युगों युगों तक, अनेकों जीवन तक मिलता रहे। पर फिर भी कर्मा क्या है, कर्मा परफेक्ट चलता है। जो हमने गलती कर दी है उसका हमारे को प्रतिफल भी मिलता है, नेगेटिव वाला भी, और जो पॉजिटिव कर दिया है वो भी मिलता है। इसीलिए तो कितने देशों में, विदेशों के अंदर घूम करके भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। इनके ऊपर ये कवि भी हैं, कविता की भी कला है, फाइटर भी हैं, जूडो में भी बहुत अच्छे हैं, बुद्धि IQ इतना तेज है कि इतने बड़े अफसर हैं। तो ये तो उनको वरदान में मिलना ही था। तो अपने भाई की अच्छी सेहत और अच्छे जीवन और खुशहाल जीवन की शुभकामनाओं के साथ हमारे आज की इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ओम शांति। हम आशा करते हैं कि हमारे इन वीडियोस को आप लोग सब बहुत पसंद कर रहे होंगे, और तो हमारे इन वीडियो से जुड़े हुए अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। उसके साथ साथ हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स को यूट्यूब चैनल पे ही प्राप्त करने के लिए, हम कई बार लाइव भी आते हैं, उनके अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए कम्युनिटी टैब के ऊपर भी हम बहुत कुछ अपडेट करते रहते हैं। इन सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन होता है उसको प्रेस करें। ओम शांति।